अब मैं आजकल, क्योंकि आपको पता है टेप्स की बात हो रही है, तो मैं भी टेप्स की बात कर ही दूं। टेप्स निकल रही हैं, जनाब जजेस के नाम आ रहे हैं। तो नौजवानों, एक चीज आपने समझनी है। 25 साल पहले मैंने जब पॉलिटिक्स में आया था, तो मैंने तब कहा था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। ये टेप्स जो हो रही हैं, ये जो सारा ड्रामा है, अब आप समझें कि ये मसला है क्या मुल्क का। जिस मुल्क के अंदर उनका सरबरा, प्राइम मिनिस्टर और वजीर चोरी शुरू कर दें, मुल्क के पैसे को चोरी करके बाहर ले जाना शुरू कर दें, और वो बाहर क्यों ले जाना चाहते हैं, क्यों ले जाना पड़ता है? क्योंकि अगर मुल्क में पैसे रखेंगे तो नजर आ जाएंगे लोगों को, इसलिए उनको बाहर भेजना पड़ता है। तो दुगना नुकसान मुल्क का करते हैं। तब से मैं कह रहा हूं कि कौमें गरीब इसलिए नहीं होती कि उधर वसाइल की कमी है। कौमें गरीब इसलिए होती हैं कि जब उनके अपने सरबरा, उनके प्राइम मिनिस्टर, वजीर, जब वो मुल्क का पैसा चोरी करते हैं, वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अब यह हुआ क्या है, जरा ये आपने समझना है केस क्या है। पैनामा 2016 में पैनामा केस आया। वो पैनामा केस में क्या चीजें निकली? दुनिया में जिन लोगों ने अपना पैसा छुपा के ऑफशोर अकाउंट्स में रखे हुए थे, उनके नाम आ गए। उनमें से एक नाम आ गया कि जनाब जो 4 लंदन के अंदर अरबों रुपए के महंगे तरीन इलाके में फ्लैट हैं, उनकी मालिका मरियम सफदर थी। इधर से शुरू हुई बात। उसके बाद अदालत में केस गया, उसके बाद जेआईटी बनी, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में आया और फैसला किया गया कि नवाज शरीफ को सजा हो गई। अब बजाय ये कि आप सिर्फ ये बता दें अदालतों को या पाकिस्तानियों को कि पैसा आया किधर से ये लंदन 4 बड़े बड़े फ्लैट लेने के, बजाय ये बताएं पहले क्यों निकाला, अदलिया को बुरा भला, फिर उसके बाद पाकिस्तानी फौज को बुरा भला। मैं तो खैर बुरा भला हुई, मुझे तो वो कहते हैं बहुत जालिम हूं मैं, तो सबको बुरा भला। भाई आप जवाब दें कि आपने ये 4 फ्लैट लिए किधर से। सारी चीजें कर रही हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरे ऊपर इन्होंने केस किया, सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। मेरा भी लंदन में फ्लैट था। मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक एक चीज की 40-40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स के मैंने कागजात दिए, जबकि मैं तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, मैं तो एक खिलाड़ी था। उसके बावजूद जो अदालत ने मेरे से रसीदें मांगी, मैंने उनको दी। 10 महीने लगे। मैंने क्यों? और इन्होंने अभी तक, जब इन्होंने अदालत में पूछा, पहले असेंबली में झूठ बोला, ये हैं जी दस्तावेजात, वो फ्रॉड निकले। फिर कतरी खत आ गया, वो फ्रॉड निकला। फिर क्लिबरी फॉन्ट आ गई, वो भी फ्रॉड निकली। उसके अभी तक एक कागज नहीं ये बता सके कि 4 लंदन के फ्लैट किस पैसे से खरीदे गए, क्योंकि चोरी का पैसा था। अब सारे पाकिस्तान के इदारों को बुरा भला। लेकिन जो मुझे अफसोस है, और मैं ये आखिर में आपसे सबसे बात करना चाहता हूं, ये आखिरी बात है, ये समझ जाए। अफसोस किस चीज का है कि एक लाहौर में फंक्शन होती है, उधर चीफ जस्टिस को बुलाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुलाया जाता है। उधर कौन तकरीर करता है? जो आदमी सुप्रीम कोर्ट ने जिसको कन्विक्ट किया हुआ है, जो झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा हुआ है, वो तकरीर कर रहा है।
मेरे नौजवानों, एक मेरी बात सुन लें आप। कौम कभी ख़त्म नहीं होती पैसा चोरी सिर्फ करने से। कौमें फिर ठीक हो जाती है, पैसा फिर बना लेती है, लेकिन कौम तब तबाह होती है जब चोरी को बुरा नहीं समझा जाता। जब एक कौम की अखलाकियात खत्म होती है, कौम खत्म हो जाती है। मौलाना रूमी ने किसी ने पूछा कि कौम कैसे मरती है। मौलाना रूमी ने कहा, जब वो कौम, उन्होंने दो दरख्तों की मिसाल दी, एक खुशबूदार दरख्त और एक बदसूरत। कहता जब इनमें फर्क खत्म कर देती है, अच्छे बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत बनाई थी, उसकी बुनियाद रखी थी अच्छे को अच्छा कहो और बदी को खत्म करो। अच्छे को अमर बिन मारूफ, बड़ा कुरान की आयत कि हमारे ऊपर फर्ज कर दिया कि अच्छे को अच्छा कहो, बुरे को बुरा कहो। जब तक एक कौम की अखलाकियात कायम रहती है, वो कौम को कोई खत्म नहीं कर सकता। जापान, 2 एटम बम गिरे जापान के ऊपर, 10 सालों में जापान फिर खड़ा हो गया। एटम बम भी तबाह नहीं कर सका, क्योंकि उनकी अखलाकियात कायम थी। जो मदीना की रियासत की बुनियाद अखलाकियात पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी, उसके बाद खुशहाली आई थी। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये मैं आप सबको आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि ये कौम वो कौम बनने जा रही है जो आप अभी तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह ने इस कौम को सब कुछ दिया है, टैलेंट दिया है। यही नौजवान बाहर जाते हैं, एक से एक बड़ा काम कर देते हैं। हमारा सिस्टम क्योंकि करप्ट किया हुआ था, इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है सिस्टम को ठीक करने में, लेकिन मुझे कोई शक नहीं कि ये अजीम कौम बनेगी। लेकिन एक चीज मैं ये भी जो आखिर में आपको कहा कि ये भी मेरे जहन में है कि कभी भी जब तक हम अपने अखलाकियत, हम अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स ऊपर नहीं उठाएंगे, हम वो उधर नहीं पहुंच सकते जिधर हमें पहुंचना चाहिए। इसलिए मैंने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई है, और इसका मकसद क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, उनकी सीरत से सीख के, उनके कैरेक्टर को अपनी ज़िंदगियों पे, उस पे अमल करें हम, यानी अपनी ज़िंदगी में लेके आए। हम आशिक रसूल हैं सब, हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन जो उनकी सीरत है वो अपनी ज़िंदगी पे लागू नहीं करते। और सिर्फ ये हमारा मकसद है कि अपने स्कूल के बच्चों से शुरू करें, उनको उनकी ज़िंदगी से सिखाएं, कैरेक्टर बिल्डिंग करें, क्योंकि अजीम कौम का अजीम कैरेक्टर होता है। उस्मान, मैं आखिर में आपको और आपकी टीम को फिर से खराज तहसीन पेश करता हूँ। एक ज़बरदस्त आपने ये जो प्रोग्राम किया है।